कहा जाता है कि वक्त सारे घाव भर देता है, लेकिन सच तो यही है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। अब उन लोगों को ही ले लीजिए जो 2-3 साल पहले कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन आज भी उनकी हर सांस दर्द भरी होती है। तमाम इलाज के बाद भी फेफड़ों में आई खराबी ठीक नहीं हो पाई। ये दिक्कत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एम्स को बड़े स्तर पर एक स्टडी शुरू करनी पड़ी है। दरअसल हुआ ये कि जो लोग कोविड पैंडेमिक के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुए थे, उनके फेफड़ों के टिश्यू हार्ड हो गए हैं, जो लंबे इलाज के बाद भी सॉफ्ट नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें सांस लेने में खासी दिक्कत होती है। दरअसल ऐसे लोगों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस बन गए हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंग्स में फाइब्रोसिस ठीक करना मुश्किल है और इसलिए एम्स अपनी स्टडी में अब ये पता लगाएगा कि फाइब्रोसिस बनने के पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार हैं। और इतना ही नहीं, एम्स में यह भी पता लगाया जाएगा कि कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद भी जिन लोगों के फेफड़े पूरी तरह से ठीक है, उनमें फाइब्रोसिस से बचने के लिए कौन से मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। और फिर इस खोज के जरिए उन लोगों का इलाज ढूंढा जाएगा जो पिछले 3 साल से सांस की परेशानी झेल रहे हैं। वैसे अमित, लंग्स के और भी कई सारे दुश्मन हैं, जिनमें से एक है ट्यूबरकुलोसिस। और इस समय जो मौसम है वो भले ही सुहाना लगे, लेकिन सांस के मरीजों के लिए वो किसी आफत से कम नहीं है। खासकर जो अस्थमा, आर्टिकेरिया से परेशान हैं, वो चाहकर भी ना तो बारिश का आनंद ले सकते हैं, ना ही हरे भरे बाग बगीचों में जा सकते हैं और उस खुशी को महसूस कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर पाता है। बिल्कुल, नमी और पोलन की वजह से कब एलर्जी ट्रिगर कर जाए ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो चलिए योग गुरु की शरण में चलते हैं और फाइब्रोसिस के साथ ही साथ लंग्स की तमाम परेशानियों और बीमारियों को दूर करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आपको और अमित भाई आपको भी। ये तो हमारा इधर एक बालक बैठा हुआ है, आपने सोचा होगा कि आज इतना तगड़ा सा बच्चा कहाँ से पकड़ के लाए। तो ये दिनेश कितने किलो का था बेटा? बाबा जी, मैं 127 किलो का था। मैंने 1 महीने में अपना 22 किलो वेट लूज किया। 22 किलो वेट कम किया, ये बड़ा काम कर लिया 1 महीने में। दिनेश, लोग कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। इसकी मौसी जी ने इसको भेजा, हाँ जी, कि बेटा तू जा, तगड़ा हो गया है और बाबा जी के पास चला जाए। दाहिने तरफ बहनें बैठी हुई हैं, इनहेलर छूट गया है और उसके आगे बैठी हुई है, उसका इंसुलिन छूट गया। इनहेलर छुड़ाते हैं, इंसुलिन छुड़ाते हैं, वेट घटाते हैं। लंग फाइब्रोसिस के लिए तो सबसे बेस्ट है 5 से 10 मिनट भस्त्रिका करें, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई और फिर आसनों से यात्रा शुरू करेंगे। खाली पेट हमने स्वासारी गोल्ड भी दिया है और स्वासारी वटी भी दी है और ब्रोंको, ये तो 2 से 4 तक गोली दी है। दूध में हल्दी और शिलाजीत और शिला तुलसी, इनका प्रयोग करवाया। सूंघने के तौर पर हमने भीमसेनी कपूर, जो कि पहली बार हमने उपलब्ध कराया, और ये दिव्य धारा कोरोना के समय बहुत बताई थी हमने, इसका प्रयोग करवाया। और जिनको लंग फाइब्रोसिस हो गया था उनको 100% अच्छा किया हमने। 80-90% तक जिनके फेफड़े लोथड़ी की तरह हो गए थे और ऑक्सीजन पर रहना पड़ता था, 70-80% जिनका ऑक्सीजन लेवल रहता था, अब 97, 98, 99% तक हमने ऑक्सीजन लेवल पहुंचा दिया। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, लंबा गहरा श्वास आवाज के साथ, ये होल्ड करके ऐसे 20-30 सेकेंड रोकें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभ करते हैं वो है ताड़ासन। चलो दिनेश, आप भी खड़े हो जाओ। ये ताड़ासन बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। ये यज्ञ थेरापी जो चल रही है, दाहिनी तरफ बहन कर रही है, इसकी इंसुलिन भी छूट गई है। और यज्ञ थेरापी, इससे तो 28 प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ऊपर वर्षा ऋतु में ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसलिए उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार का जो संक्रमण होता है और यह हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, अपने शरीर में भी ट्रिलियंस की मात्रा में होते हैं और इनका भार भी मापा जाए तो एक समय में 2 किलो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हम ढो रहे होते हैं। जी। इसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे दही में, और हमारे गट बैक्टीरिया भी बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो ये एयर को भी स्टरलाइजेशन के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रोसेस करते हैं। जी स्वामी जी। अब तो स्वामी जी, इसके लिए एक हवन से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो स्वामी जी तो एक हवन रिपोर्ट का जो भी है, जिक्र करना चाह रहा था मैं। ये लंग के डिजीज में बहुत फायदा करता है। स्वामी जी एक नई रिपोर्ट आई है और जिसके मुताबिक कोरोना से जो लोग संक्रमित हुए हैं उनमें लंग्स फाइब्रोसिस की परेशानी अब भी बनी हुई है और इलाज के बाद भी खत्म नहीं हो पा रही है। तो क्या योग के जरिए से ठीक किया जा सकता है? और साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक पावर योग का सेशन भी आप करवा दीजिए ताकि मॉनसून में तमाम बीमारियों से लोग बचे रहें। तो एक तो हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये 2 अभ्यास और ये सारे अभ्यास हमारे फेफड़ों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये चक्रासन। फिर इसमें हम लंग के लिए अलग अलग थेरापी कराते हैं। लंग बस्ती से लेकर के लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा डाल करके उसके लेप लपेट से लेकर के जो बाई तरफ लगा रहे हैं। फिर श्वासारी क्वाथ, पंचकोल सबको मिलता है, उसका काढ़ा भी पिलाते हैं। श्वासारी क्वाथ और पंचकोल का, श्वासारी पंचकोल, और इसमें भी फिर मुलैठी, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कपूर और गाय का घी डाल करके उससे धूम चिकित्सा भी कराते हैं। काकड़ा सिंगी की इसमें बड़ी भूमिका, उसको भी डालते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर देखो जो ज़्यादा ना कर सके इतना ही कर, ऐसे ये बहुत ज़रूरी है। इससे फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, और दूसरा ये, और जो मोटे लोग हैं उनके भी लंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है और उनके लिए दिनेश एक आइडियल रोल मॉडल है, एक आइकॉन बन गए हैं। 127 से अब 104 किलो पर आ गए हैं। आज 1 किलो और कम हो गया, 103 किलो पर आ गए। धीरे धीरे करके रोज़ लगभग एवरेज में 1 किलो वेट कम कर रहे हैं। ऐसे ये अभ्यास करें। और योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये ऐसे पूरा, और दूसरा ये अभ्यास करो मेरे भाई, ऐसे ये 2 अभ्यास तो सबके लिए जरूरी है। जो पूरा कर सके तो ऐसे ये पूरा कर लेना, और जो इतना भी ना कर सकें तो एक तो ये अभ्यास और दूसरा ये अभ्यास, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा सीधा प्रभावित करता है। पूरे फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और ऐसे ये, और अब आसनों की बारी आती है। आसनों में यदि 12 आसन एक साथ करने हैं तो सूर्य नमस्कार करें। ये तो नियम ही बना गया कि कम से कम 2 बार से लेकर के 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे करना है। इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम भी होता है और फेफड़ों को भी पूरा बल मिलता है इसमें। और इसके अलावा अब बैठ करके करवा रहे हैं, देखो। और जिनको भी कफ है, मैं 8-10 बातें बता रहा हूँ, उसको सब ध्यान दें। कफ वालों को, ये कफ के कारण से होता है। कफ बढ़ने से लंग फाइब्रोसिस होता है, कफ बढ़ने से अस्थमा होता है, कफ बढ़ने से सार्कोइडाइसिस होता है, कफ बढ़ने से ही फेफड़े फेल हो जाते हैं। उसमें
पानी भर जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। उष्टासन, डबल श्वास, सांस भर के रखें। एक आसन को 1-2 मिनट से लेके, जो पूरा ना कर सके आधा कर ले। कफ को निकालने के लिए एक तो जो कफ अंदर जमा हुआ वो निकले, उसके लिए नस से करें। नस से कुंजर दोनों ही विशेष लाभ का, तो अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, और बहुत अंदर तक गहरा कफ जमा हुआ है तो बैठ करके भी, ये जो खड़े होकर के अब हम अभ्यास बता रहे थे वो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे अणु तेल में ज्योतिषमती तेल भी डाल करके नस से कर लें। और जो बस्ती पूरी ना कर सके, जैसे लंग बस्ती हो रही है यहाँ पर, तो सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसके अंदर लहसुन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें त्रिकुटा या पंचकोल डाल करके और उसको पका ले, सरसों के तेल या तिल के तेल को। और या पुराना घी, नया घी खाने में और पुराना घी फेफड़े आदि पर लगाने में। पहले तो घी पुराना करके रखा करती थी माताएं घरों में, देसी घी, गाय का घी। गाय का ना हो तो भैंस का भी ले सकते हैं। गाय के घी के गुण थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब किसी किसी को भैंस का ही सफ़ेद घी खाने की आदत है, तो हमने गाय के घी के साथ बेफोलो वाइट घी, देसी घी भी उपलब्ध कराया लोगों को। पुराना करके रखे तो जिनको भी लंग की दिक्कत है उस पर मालिश किया करें। दिव्य धारा की मसाज करके फिर कपड़ा बांध दिया करें, या तो दिव्य धारा या तो पतंजलि बाम, उसको लगा करके ऊपर से कपड़ा बांध दिया, या तो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा डाल करके उसको ही पूरा लगा करके और धूप में बैठ करके प्राणायाम करें। तो नस्य, कुंजर, ये बस्ती, लेप लपेट, और नहीं तो मैंने कहा सरसों का तेल, तिल का तेल या पुराना घी, उसकी मालिश जो है वो फेफड़ों पर करनी चाहिए। इसमें खजूर कल्प करना चाहिए, खजूर कल्प। और खाने में हम अनार, पपीता और खजूर ही देते हैं। डायबिटीज वालों को भी 2-2 खजूर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और 10-20 ग्राम भुना हुआ चना देते हैं, और चने का चीला या चने के आटे की रोटी। चीला में कुछ लोग घी आदि लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो जो है चने के आटे की ही रोटी और हल्दी की सब्जी बनती है, या चने के आटे की रोटी को च्यवनप्राश या हनी के साथ खाएं। ये छोटे छोटे जो उपाय, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, दिव्य पे या स्वासारी पंचकोल का काढ़ा ही बना करके ले। ये इतने उपाय कर लिया ना तो लंग फाइब्रोसिस से लेकर के 90% तक भी जिनके फेफड़े खराब हो गए ना मेरे भाई जी, वो अच्छे हो जाएंगे। और अभी हम उष्टासन कर रहे थे, अब गोमुखासन और उसके बाद भुजंग। स्वामी जी, इन आसनों को भुजंगासन तो तो आप करो, हम भी आपके दिनेश जी साथ उल्टे लेट दोहरा जाओ ही रहे और हैं। सामने से उठाओ। और मेरे ख्याल दर्शक भी जो है अगर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और साथ साथ हमारे योग करेंगे तो उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। बरसात के मौसम में अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है, या यूं कहें कि उन्हें सांस इनहेलर के सहारे लेनी पड़ती है। अब ऐसे में अस्थमा के अटैक से बचने के टिप्स क्या क्या हैं? और अगर किसी को खांसी का अटैक आ ही जाता है, वो असहाय हो जाता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? तो देखो, खांसी का अटैक ना आए इसके लिए एक तो ये कंठामृत, लवंगादिवटी, खदिरादिवटी, या घर में ही मुलैठी, थोड़ा सा लौंग हल्की सी भून करके और काली मिर्च, थोड़ा मिश्री अथवा मुनक्का या खजूर, ये एक साथ मुंह में डाल के धीरे धीरे चूस लें। छोटा सा हल्दी का या अदरक का टुकड़ा भी मुंह में डाल करके चूसने से खांसी नहीं आती और धीरे धीरे जो जमा हुआ कफ है वो निकल जाता है और नया कफ ना जमे। इसके लिए जिनकी पित्त प्रकृति है, कफ के साथ किसी किसी को फिर एसिडिटी में बढ़ जाती है, वो ब्रोनकोम खाली पेट में और स्वासारी खाने के बाद। और जिनकी कफ प्रकृति है, पित्त की कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वासारी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लिया। छोटे बच्चों को 1, बड़ों को एडल्ट को 2 और खाने के बाद तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार खाली पेट या खाने के बाद जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो स्वासारी और ब्रोनकोम का चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने कंठामृत, लवंगादि, खदरादिवटी का बताया, और पानी, सामान्य पानी पीना ही नहीं, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें और चिकनाई खानी ही नहीं।
कंठामृत लवंगादि खदरादि वटी चूस ले, रेडीमेड है। और घरेलू में मैंने अदरक हल्दी से लेकर के मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री और मुनक्का थोड़ा सा हल्का सा सेक करके सेंध नमक लगा करके और खजूर का प्रयोग बताया चूसने के लिए। तो गोमुखासन, और जो हमारे बालक कर रहे हैं इधर दिनेश, और ये जो नस्य हो रहा है, नस्य तो बहुत जरूरी है। पुराना कफ निकल जाए और नया कफ बने नहीं। ये भुजंगासन ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करा देते। पीछे से पैर सीधे और एड़िया मिली हुई, पंजे पीछे तने हुए, और ऐसे ये एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। तो 127 किलो के आए थे, अब 104 किलो पर, अब आज तो 3 किलो पर पहुंच गए। अब रोज का 1 किलो वजन घटा रहे हैं। वैसे स्वामी जी आपके साथ योग करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 किलो और अब कम हो चुका होगा। कुंटल से कम हो जाएगा। शिलाजी च्यवनप्राश लें। हाँ, ये बहन एक बैठी है जिसको इनहेलर लेना पड़ता था, कौन सी है? हाँ, इसका बेटा विदेश में रहता है, इसको देना माइक, इधर से माइक लेने इधर आना बहन जी। और इसने सुबह शाम च्यवनप्राश खाया और यहाँ करके पूरे योग को अपनाया। अब क्या हाल है तेरे इनहेलर का? क्या नाम है? अपना नाम बोलो। दिव्या। हाँ ठीक, आवाज आ रही है, आप बोलो। दिव्या सक्सेना है, मैं इंदौर से आई हूँ। और महाराज मेरी ये हालत थी कि मैं क्लास में रहती थी और मुझे उसी टाइम ही अस्थमा पैक्स और इनहेलर लेना पड़ता था। अच्छा, कुछ नहीं कर पाती। प्रिंसिपल थी जी। तो दिव्या ने अब जो है, अब इनहेलर की क्या हालत है? मेरा 400 mg का था इनहेलर, बहुत हाई और बिल्कुल भी अब इनहेलर नहीं लेती हूँ। बस शिलाजीत दूध में लेती थी और च्यवनप्राश। रामदेव बाबा की इतनी कृपा है, इतना वो है कि डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि तुम ऊपर ही रहो, ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे आप रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी एलर्जी, मैंने टेस्ट कराई, बहुत सारी एलर्जी का मुझे निकला कि ये भी सारी एलर्जी दूर है महाराज। तो दिव्या का पूरा जीवन दिव्य बन गया। इनहेलर, और वो भी कितने साल से लेना पड़ रहा था महाराज? कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए। 15 साल का इनहेलर छूट गया। तो ये है इसकी महिमा, जो दिव्या ने लाइव एक्सपीरियंस और ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है। इतनी ज्यादा कमजोरी रहती थी, उसके कारण से मुझे, मैं डॉक्टर के पास स्वामी जी और मुझे एडमिट कर लेते थे और मुझे एडमिट होना पड़ता था। तो दूध में हल्दी शिलाजीत लिया। बैठो। स्वामी जी, क्योंकि एलर्जी के खतरे की हम बात ही कर रहे हैं तो मैं ये विषय भी शामिल कर लेती हूँ। बरसातों के मौसम में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो घर के अंदर भी वो मॉइस्चर, वो ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है और यही एलर्जी के खतरे को और बढ़ाता है। क्योंकि धूप आती नहीं है तो वो मॉइस्चर, जो एलर्जी और जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वो दूर नहीं हो पाती। तो ऐसे में कई बार खांसी भी नहीं निकलती है, वो अंदर ही फंस जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या करें स्वामी जी? एयर स्टरलाइजेशन का काम करता है एक तो हवन। तो अपने घरों में योग के साथ यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, हवन करें। और इसमें भी जिसको जैसा रोग है, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, संतति इष्टि, दिव्यष्टि, प्राणेष्टि और गाय का घी, गूगल तो एक सामान्य बात है। और कुछ नहीं तो सरसों का तेल एयर स्टरलाइजेशन के सबसे अच्छा काम करता है। सरसों का तेल का दिया जलाएं या तिल के तेल का दिया जलाएं या गाय के घी का दिया जलाएं। उसमें ये जो भीमसेनी कपूर, ये हमने पहली बार देश को उपलब्ध कराया, शुद्ध कपूर। नहीं तो कपूर के नाम पर लोग केमिकल जलाते रहते हैं। और जलते हुए अंगारे पर राई या सरसों, राई, सरसों, लाल मिर्च, और उससे पहले नज़र उतारा करते थे, थोड़ा नमक और इसके नीम के पत्ते, और अलग अलग फिर औषधियों का विधान है। ये बड़ा जबरदस्त है। तो एयर स्टरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ, पंचमहायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र जिसको कहते पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, पंचमहायज्ञ और चतुर्णाश्रम धर्म की 16 संस्कारों की जिस पावनी परंपरा को हम सनातन धर्म कहते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। और सभी के लिए मैं कहूँगा जो कर सके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन बड़ा जबरदस्त है। फिर मरकटासन भी कराएंगे। ये सारे फेफड़ों के लिए भी बहुत जबरदस्त हैं।
तो घर को बैक्टीरिया वायरस फंगस फ्री करने के लिए एयर स्टराइलाइजेशन का नेचुरल तरीका बताया। अपने घर को गोनाइल से साफ करें। ये जो फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल लगाते हैं और अलग अलग प्रकार की धूप बत्ती अगरबत्ती जो केमिकल से बनी हुई है उसकी बजाय, और कई प्रकार के एयर फ्रेशनर छोड़ते हैं, तो एयर को स्टराइलाइजेशन करने का साइंटिफिक तरीका तो बताया ही बताया। और साथ में जो है अब जिनकी भी इम्यूनिटी लो है उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर होता है, तो वो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड का सेवन करें। नहीं तो गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, इसका तो सेवन सबको कर लेना चाहिए, ये गिलोय घनवटी एडवांस। और जैसे बहन ने बता रही था अभी दिव्या, पतंजलि च्यवनप्राश के ऊपर हमने ये रिसर्च किया, पहली बार वर्ल्ड में रिसर्च पेपर अग्निहोत्र का भी हमने छापा है और च्यवनप्राश का भी। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन बहुत प्रकार का होता है अंदर और वो कई प्रकार के रोगों को फिर जन्म देता है। तो जिनकी भी इम्यूनिटी लो है इम्यूनोग्रिट, सामान्य रूप से सब गिलोय घनवटी, और जिनके फेफड़े कमजोर हैं एक श्वासारी एक ब्रोनकोम तो ले ही लेना चाहिए। अब स्वामी जी आपने तो कमजोर लोगों पर ये खतरा बने, वैसे तो हर समय जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कम्युनिटी लो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप कह रहे थे कि किस तरह से हवा से यज्ञ करके हवा को शुद्ध किया जा सकता है घर के अंदर, लेकिन जब बारिश होती है स्वामी जी तो क्या होता है, कुदरत ना बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि शुद्ध हो जाती है और बारिश से कुदरत तो हरी भरी कर देती है, हर तरफ जो हरियाली देखने लगती है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इस डैम्प मौसम में हम लोग जो होते हैं, जो इंसान होता है वो काफी लो फील करता है, एनर्जी भी काफी लो हो जाती है, सिर में कई बार चक्कर आते हैं, सुस्ती रहती है, ऐसा लगता है कि पड़े रहो, उठने की इच्छा नहीं होती। तो उनको क्या करना चाहिए? आलस भरा मौसम हो हाँ, जाता बड़ा आलस टाइप का लगता है। तो देखो ये जो है ना, मुझे कतई नहीं लगता, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रोज सुबह बारिश में ही दौड़ता हूँ सुबह सुबह रोज दौड़ता हूँ और मेरे को सच में बोल रहा हूँ, ये खाली प्रदर्शन के लिए बात नहीं कह रहा हूँ कोई, क्योंकि किसी को खाली उत्साह देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका कारण ये है, एक तो हवा में ना नमी बढ़ जाती है, तो ये जो सारे आज अभ्यास बताए और जो कर सके वो यदि सर्वांगासन और हलासन कर ले, खैर इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, सर्वांगासन और ये हलासन, और इतना भी ना हो तो अपना प्राणायाम ही कर ले। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। तो ये लो फील उनको होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वायु में आर्द्रता जलीयांश बढ़ने से, और वो ऑक्सीजन के माध्यम से, और मिट्टी में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं। अब उनको रोगाणु बोलो, जीवाणु बोलो, ये तो सृष्टि का एक प्रवाह है। और वायु में नमी बढ़ जाती है, मिट्टी में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, और फिर कुछ उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस हवा में भी तैरते रहते हैं, और वो सब हमारे सांस के माध्यम से और अलग अलग खाद्य पदार्थों के माध्यम से अंदर जाते हैं। शरीर को उनसे लड़ना पड़ता है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और वर्षा ऋतु में भी सुबह दौड़ लगाओ, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करो, भुजंगासन 50-100 बार करो। अच्छा स्वामी जी, लेकिन जिस ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं, आर्द्रता की बात कर रहे हैं, जिससे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि स्किन की एलर्जी हो जाती है या अस्थमा की शिकायत हो जाती है, कल मेरी एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमिडिटी होना हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लगातार पूरे दिन, अपना आधा दिन और उसके बाद घर में भी, कार में भी हम सेंट्रलाइज्ड एसी में बिताते हैं, तो हमारी जो शरीर की नमी है, जो हमारी आंखों की नमी है, वो सूखती जाती है, और यही ह्यूमिडिटी हमारी आंखों की नमी को लौटाती है। स्वामी जी एकदम ठीक कहा आपने। ये इस बात का उत्तर है कि ये जो पहले गर्मी तेज गर्मी के बाद, मई जून के बाद फिर जुलाई अगस्त में फिर ये वर्षात, तो गर्मी फिर वर्षा फिर ठंडक, अलग अलग जो मौसम है, षड ऋतुएं केवल भारतवर्ष में ही आती है। तो ये सारी प्रकृति
हमें उभारने के लिए है। अब इस प्रकृति जिसमें बरसात का एक रंग है, सर्दी का एक रंग है, हमको तो सर्दी इतनी अच्छी लगती है और गर्मी भी खूब अच्छी लगती है। 50 डिग्री ऊपर और -5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही बैठते हैं। आप देखते हो हमें पूरा 3 साल तो आप लोगों को लाइव इंडिया टीवी पर एक दिन भी हमने प्रोग्राम ब्रेक नहीं किया, आप तो देख रहे हो। तो हमें -5 से लेकर के और उधर 50-55 तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सारी प्रकृति के जो सर्दी, गर्मी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रुष्कता, ये सारे जो रंग हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि प्रकृति के साथ रहोगे तो अपने आप नेचुरल वैक्सीनेशन होता रहेगा। माँ की कोख से जब बच्चा उसकी नेचुरल डिलीवरी होती है तो उसका पहला एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होता है, फिर वो बाहर निकलता है तो फिर उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है, तो काफ़ी संघर्षों से गुजरता है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों का जन्म सर्जरी से होता है उन बच्चों को फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का और इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया, लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर, लो इम्यूनिटी इज़ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। उससे लो इम्यूनिटी से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ जाता है, उसी से फिर हमें बीपी शुगर की बीमारी होती है, उसी से स्ट्रेस, एंजाइटी, हम लो फील करते हैं। अब हम तो हमेशा उत्साह से, ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। स्वामी जी कुछ और सबको भी कहते हैं उठ के भस्त्रिका करो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ब्राह्मण गीत करो, तो सभी कर लेते हैं। जी मेरी बहन, कुछ और एलर्जीज का हम जिक्र कर लेते हैं। स्वामी जी सबसे पहले साइनोसाइटिस की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइनोसाइटिस है, साइनाइटिस और साइनस और इतनी इसकी तो पूरी एक बड़ी फैमिली है, तो ये साइनोसाइटिस ये जो है ये परेशानी आखिर बला क्या है? और दूसरी बात ये कि योग के साथ साथ आप 2 कारगर उपाय भी जरूर बताइए ताकि मॉनसून का महीना ये दर्द वाला ना हो। देखो, जिनको भी साइनस की, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो जलनेति सूत्रणे और अणु तेल का, और जो बहुत ही ज़्यादा साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो अणु तेल और ज्योतिष में तो दोनों मिला करके और उससे नस से करें। और 5 बादाम, 5 काली मिर्च सुबह उठते ही खा ले और एक बार शाम को खा ले। 5 बादाम, 5 काली मिर्च, उसको अच्छे से चबा करके खा ले और उसमें थोड़ा सा मुनक्का या खजूर भी साथ में ले लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है रिंग फिंगर के टॉप पर जो पॉइंट है, इसको दबा लें। कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो साइनस की, या हम पहले ही दिन से ठीक कर देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो नाक की एलर्जी के लिए बताया। आपने जो स्किन का पूछा था उसमें तो एलोवेरा जूस, बिना एलोवेरा जेल लगाना, और एलोवेरा में यदि हल्दी और उसमें यदि मेहंदी और नीम के पत्ते मिला करके लगाते हैं, और एलोकांति, ये हमने एक नया अवतार बनाया एलोकांति, बड़ा ज़बरदस्त है, उसको लगा ले, स्किन की एलर्जी दो। और गोंदन अर्क नीम की गोली खा ली खाली पेट, और खाने के बाद जी आलोक एक आ जाए तो बुरी जी रात भर पत्नी को जो है लगाना पड़ता था। आलोक तुम्हारे तो है ना, इधर बैठे, इधर आओ आलोक, आलोक इधर है ना। अब इसको स्किन पूरी रात भर इसकी पत्नी, इधर आओ दोनों, इसको अच्छा स्वामी जी, लगाना पड़ता। आप क्योंकि स्किन की बात कर रहे हैं, सोराइसिस इसको इतना भयंकर था। जी स्वामी जब स्किन का जिक्र कर रहे हैं तो मैं उसमें एक और टॉपिक जोड़ी देता हूं जिससे कि आप साथ में वो भी बता दें। पड़ा हुआ था, रात भर पत्नी इसकी मालिश करती थी। स्वामी जी जो मैं टॉपिक जोड़ दूं फिर साथ में आप बता दीजिएगा उपाय इसके। पीठ में भी ऐसे भयंकर। तो जो स्किन का आप जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी, कई लोगों को बारिश में अलग अलग तरह की स्किन एलर्जी भी हो जाती है, जैसे कि आर्टिकेरिया की जो परेशानी बढ़ जाती है, और मॉनसून के हर सीजन में उन्हें इसका सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या समाधान है और क्या सावधानी बरतें, ये भी साथ में आप बता दें, क्योंकि स्किन का जो इशू है ये बारिश के दौरान काफी बढ़ जाता है। कायाकल्प तेल, कायाकल्प एडवांस तेल, और मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी में, पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, नीम और मेहंदी ये मिला करके लेप लगाते हैं। और जिनको आर्टिकेरिया होता है वो देसी कपूर, भीमसेनी कपूर इधर देना, ये भीमसेनी कपूर, और ये नारियल तेल जो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल सबको उपलब्ध कराते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल और
ये भीम सैनिक कपूर। ये बाकी जो कपूर बाजार में आते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद केमिकल होता है, वो कपूर नहीं होता है, खाली जलता है, जलने वाला केमिकल, कई तरह के केमिकल जलते हैं। ये देसी भीम सैनिक कपूर, ये कपूर मिला करके वर्जिन कोकोनट ऑयल में या सामान्य कोकोनट ऑयल में मिला करता है, वर्जिन में ज़्यादा करता है, लगा दे। और 2 चम्मच घी गाय का, 2 चम्मच घी गाय का। और हमने कहा कि जो लोग गाय का घी नहीं खाते या जिनको सफ़ेद देसी घी खाने की आदत है, उनको हमने गौ माता के साथ भैंस अंडे का भी अब घी उपलब्ध करा दिया है। बफलो घी, देसी घी 2 चम्मच, खांड 2 चम्मच और काली मिर्च 2-3, ये मिलाकर के सुबह खाली पेट एक बार शाम को खा लें। पूरा आर्टिकल 20-20 साल पुराना हमने ठीक किया। प्राचीन काल में इसके लिए शीत पित्त भंजन रस, हरिद्राखंड 100 ग्राम, शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम मिलाकर के एक चम्मच सुबह शाम खिलाते थे। फिर कायाकल्प से बस्ती करते थे, शंख प्रक्षालन या कोलन थेरापी करते थे। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्राणायाम करें और ये नारियल के तेल में भीम सैनिक कपूर मिला करके लगाएं, आर्टिकेरिया भी अच्छा हो जाता है। और सोराइसिस तो हमने अच्छा किया है ना। कितनी देर तक माइक देना, कितनी देर रात को तेल लगाती थी? पूरी रात। नाम क्या है तुम्हारा? अंकिता गुप्ता। लो, अंकिता की तो नींद ही उड़ जाती थी, सारी रात भर आलोक को तेल ही लगाती रहती थी। अब क्या हाल है? अब वो यहाँ पे आने के बाद एक बार भी रात में तेल नहीं लगाया और अच्छे से सो जाते हैं। हाँ, अच्छे से सो जाते और हैं। तेरा इंसुलिन कितना बंद हो गया? मेरा बिल्कुल ही बंद हो गया यहाँ पे। तो मैं अपना इंसुलिन सुबह कितना लेती थी? सुबह 28 और शाम को 24। 28 और 24, हे राम, इतना लगभग 50 यूनिट इंसुलिन लेती थी। और वो मेडिसिन घर में अलग भूल से। आई थी, वो भूल से भूल आई और उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब शुगर कितनी है? अब कल रैंडमली 151 थी। और खाने के बाद? खाने के बाद 110। लो, चलो बैठो अब। स्वामी जी, अब इनको नींद भी पूरी मिलेगी और बीपी ठीक हो गया है तो डबल फायदा मिल गया इन्हें। स्वामी जी, हम प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करें उससे पहले बारिश के मौसम में, स्वामी जी यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो बारिश के मौसम में एक बात तो बहुत अच्छी होती है, सांस लेने के लिए हवा बड़ी साफ सुथरी मिलती है। तो स्वामी जी एक प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए, ये स्वस्थ हवा में हमारे फेफड़े भी स्वस्थ हो जाएं, मस्त रहें। हाँ, मस्त हो जाएं। प्राणायाम से तो 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हम तो कपालभाति में भी जैसे ये हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, ऐसे मंडूकासन में, योग मुद्रासन में भी प्राणायाम कराते हैं, गोमुखासन में भी। और चलो अब सीधे बैठ जाओ। भस्त्रिका, पूरे शरीर के अंदर जब शुद्ध प्राण का प्रवाह होता है, अवातवाही भेषजम। और ये हवन चिकित्सा के साथ करो। हवन में जो धूम्र उठ रहा है ना, ये सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता है। इससे अनिष्ट की निवृत्ति होती है, इष्ट की प्रसन्नता और अभिष्ट की प्राप्ति होती है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म एसो अस्ति इष्ट कामधुक, कामधेनु का है। तो योग और यज्ञ साथ साथ किए जाए ना, तो फिर तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ से, मैंने बीच में बोला था कि रोगों से, विकारों से, बीमारियों से घिरे रहते, शत्रु घात लगाए बैठे। बीमारियां, कब कौन सी बीमारी भीतर बढ़ जाए, कब कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भीतर घुस जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भस्त्रिका करो, कपालभाति करो और उज्जाई अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम करो जी। और भ्रामरी उद्गीत तो आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आप कर लो, और मैं करता हूँ उज्जाई और बाह्य प्राणायाम। और प्रश्नकाल भी साथ साथ में ले लेंगे, जी स्वामी जी, रहेंगे। प्रश्नकाल का भी वक्त आ गया है, जिंदगी काफी सुगम बना दिया। तो पहला सवाल लेते हैं हम, दिल्ली से शुभम का है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शुभम है, दिल्ली से। गुरुजी, मेरी उम्र 18 साल 10 महीने है और मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होती है, लेकिन मेरी 168 सेंटीमीटर है। कृपया करके कोई औषधि और योग बताएं जिससे मेरी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ जाए। आपकी हाइट बढ़ जाएगी शुभम। ताड़ासन जो शुरू में बताया था, ताड़ासन करना, भुजंगासन करना और शीर्षासन, सर्वांगासन। स्वामी जी 3 इंच बढ़ानी है शुभम को हाइट। सेशन है, हाँ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी।
जैसे हमारी मीनाक्षी और 18 जी की साल के रोशनी बाद स्वामी बढ़िया जी है। बढ़ती है, कहीं कहते हैं कि ज़्यादा 18 के बाद परेशान बंद हो बिगड़ जाती है। जाए इनके ज्योत्सना जी की। अरे एक्सेप्शन सब जगह है। ये जो है अभी हमने ज्योत्सना जी की तो बढ़ने से रोक दी और मीनाक्षी जी की धीरे धीरे बढ़ा रहे। और जिनको हाइट बढ़ानी है अश्वगंधा शतावर लिया करे, जी अश्वगंधा शतावर लिया करे, एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत भी ले लेते हैं, हाइट भी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और जिसको भी जो उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां और अंकुरित भी जरूर खाया करें, तो शुभम की हाइट बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए और ये पॉइंट भी दबाएं। जी स्वामी जी, दिल्ली के बाद अगला सवाल मुंबई से नितिन का है। मेरे पिताजी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, कृपया उपाय बताइए। तो ये तो जब पिताजी को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है नितिन जी, तो एक तो ये अभ्यास करें, एक दूसरा ये, फिर उनको एक दिन में ही फ्रोजन शोल्डर ठीक करना है तो पतंजलि वेलनेस 8954 666 111 8954 ये जो नंबर इस पर संपर्क करके एक ही दिन में फ्रोजन शोल्डर ठीक करना हो, टेनिस एल्बो ठीक करनी हो, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द ठीक करना हो तो हम श्रृंगी चिकित्सा पर करा देते, उसी से दूर हो जाता है। और घर पर ही रह करके ठीक करना हो तो गरम गरम पीड़ा नील स्प्रे तो ऐसे लगा दे पहले, फिर पीड़ा नील तेल गरम गरम लगा दे, और फिर पीड़ा नील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद खिला दे, पूरा दर्द ठीक हो जाता है। तो दो तो सूक्ष्म व्यायाम करें और दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टाई बंद कर दें, तुरंत ठीक हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के बाद। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, दिल्ली से रश्मि का सवाल है। मैं दिल्ली से रश्मि बोल रही हूँ। मुझे 2 साल से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ है और आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ, तो मैं पेडानिल और ऑर्थोग्रिड खा रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक खानी चाहिए और क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? आर्थराइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है रश्मि जी। तो हाँ, सारी बीमारी ठीक होगी। हम एक बीमारी के लिए योग करते हैं और सारी बीमारी ठीक हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, पूरी वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन हो जाता है जी। हमारा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अन्नमय। और स्वामी जी, ये कब तक उनको लेनी होगी रश्मि जी को, पंचकोश, पिरानिल वगैरह? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय। हाँ, इनको भी पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का सेवन करना है। हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर घर में खा लिया करें। एलोवेरा, गिलोय और पारिजात, सहजना, निर्गुंडी का रस जो बताते हैं, इसमें 2-3 जो भी रस मिल जाए पूरा ले लें, पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। बड़ा ये जो दवाइयाँ आप बता रहे हैं जो अलग अलग लोगों को खानी है, तो इनका सेवन कितने दिनों तक करना है, कितने रश्मि जी दिनों को के कब बाद तक करना छोड़ पड़ेगा? सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं? ये 1-2 महीने में बीमारी पूरी ठीक हो जाती है। और थोड़ा परहेज कर ले, एटीएम की सब्जी ले, रागी बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं चावल बंद कर दे, तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सबकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आर्थराइटिस है तो 2-4-6 महीने भी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। किसी किसी का तो 2-2 हज़ार आर इफेक्टिव CRP एवेनेचल 27 आदि हो जाता है। तो मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह और अधिकतम 9 माह में तो पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। ये है महिमा। स्वामी जी, अब एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। मुंबई से अमित ने अपना सवाल भेजा है। मैं अमित मेहता मुंबई से। मेरी वाइफ को हॉर्सशू किडनी है और उसमें एक किडनी में 12 mm के 2 स्टोन फॉर्म हुए हैं जो सालों से वहीं है और कितने इलाज करने के बाद भी जा नहीं रहा है। स्टोन के आप लिए उसका मेरे उपाय भाई बताइए। अमित जी, लीथोम, पत्थर चटा और कुलथ की दाल, गोखुर का पानी, ये सारे प्रयोग मैंने कल ही बताया था एक भाई का, या 4 ही दिन में हमने पथरी निकाल दी। सब प्रयोग, गोखुर का पानी पिलाया सुबह से शाम, फिर सारे यहाँ थेरापी भी कराते हैं, ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी पेट पर रख देते हैं। तो लीथोम इसके लिए परम औषधि है, रेडीमेड दवाई। अश्मिरहर क्वाथ, अश्मिरहर रस भी देते हैं। मूली भी जब सीजन में मिलती है तो मूली का रस भी पिला देते हैं, या मूली ऐसी सलाद में खिला देते हैं। छोटे छोटे उपाय, पथरी पूरी तरह से निकल जाती है। और गाल स्टोन भी
लिथोम और पत्थर चाटा के प्रयोग से डिजोल्व हो जाता है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों का कई बार गाल ब्लैडर निकलवाना पड़ता है, कई बार गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, स्लज हो जाता है। वो सब भी हमने ठीक किया है योग के द्वारा। जी, वैसे स्वामी जी वक्त आ रहा है कि आपके रामबाण टिप्स भी हमें मिले, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे। स्ट्रेस डिप्रेशन से क्या लग सकते हैं 5 रोग खतरनाक, मेंटल प्रेशर कैसे कर सकता है सिर से पैर तक बीमार, बताएंगे स्वामी रामदेव। जानेंगे हैप्पीनेस का यौगिक फॉर्मूला। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी इंसान परेशान है या फिर निराश का शिकार है, तो ऐसे में उसको डिप्रेशन या फिर उसकी हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है, तो योग से कैसे नेगेटिविटी का अंत करें और स्ट्रेस डिप्रेशन दूर करें, जानने के लिए देखिए कल का हमारा एक खास शो सुबह 7:56 पर। और स्वामी जी अब वक्त हो गया है कि आज अब अपने रामबाण टिप्स दे दीजिए और किस फल के रस से दूर होगी कौन सी बीमारी बताने वाले हैं। जी स्वामी जी, ये बताते हैं। देखो, ये मेरे हाथ में है अनानास का जूस। अनानास का जूस लेडीज के पीरियड में बड़ा फायदेमंद होता है। अनानास का जूस वेट कम करने में बड़ा ज़बरदस्त होता है। जितने भी सिट्रिक जूस हैं तो रोज सुबह शाम अनानास का जूस पिया कर और स्पीडली वेट कम हो। ले अभी पी ले इसकी तो खुराक ही इसको मिल गई। गाजर का जूस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर में अनार चुकंदर मिला दिया जाए तो इससे हीमोग्लोबिन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिनको एसिडिटी होती है उनके लिए ये एप्पल का जूस आप पियो, आपकी औषधि है। एप्पल का जूस जो है ये बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। और जो एप्पल का जूस है ये एसिडिटी को भी ख़त्म करता है, ये खून को भी बढ़ाता है। और जो है अब ये जो मौसमी का जूस है, अब ये मौसमी का जूस जो है और संतरे का जूस, ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और सबसे ज़्यादा अच्छा ये एंटी एजिंग है। इसको थोड़ा घोल लो, नेचुरल है ना, क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है मौसमी का, अनार का। जो सारे जूस एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही हैं, लेकिन ये मौसमी, संतरा, जिनको चेहरा एकदम चमकता हुआ चाहिए। एक दिन हेमा मालिनी का फ़ोन आया, मैंने कहा क्या कर रही हो? बोले स्वामी जी संतरे का जूस पी रही हो। मैंने कहा कब से पी रही हो? बोले पिछले 40 सालों से। वाह। तो ये मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा स्वामी जी, गेहूं के जवारे का जो जूस है ये कैंसर के लिए रामबाण। एक छोटा सा टिप मैं इसमें ऐड कर दूं, जो स्वामी जी ने सबसे शुरुआत में अनानास का जूस बताया था, चूंकि वो गर्म होता है। वैसे तो सब लोग कभी भी पी सकते हैं, बस प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अनानास बिल्कुल नहीं लेना है, ना इसका जूस पीना है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। अनानास के साथ पपीता भी नहीं खाना प्रेगनेंसी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।